कुंतीपुर नाम के गांव में वर्षा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वर्षा के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए बचपन से ही जो मिला वही खाते हुए, जो मिले वही काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रही थी। क्या बात है वर्षा, आज देर से आई हो? ठीक है, लो, तुम्हें भूखी लगी है ना? पहले जाकर कुछ खा लो, उसके बाद मेरी गाड़ी अच्छे से साफ कर दो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहते हुए वो व्यक्ति वर्षा के हाथ में रोटी का टुकड़ा रखकर वहाँ से चला जाता है। भूखी वर्षा जल्दी जल्दी उस रोटी को खाकर जैसे उसने बात दी थी वैसे ही गाड़ी को अच्छे से साफ करके पोंछ कर रखती है। अरे वाह, बहुत अच्छे से साफ किया है तुमने। अगली बार आने पर अगर तुम यही रही तो तुमसे ही साफ करवाऊंगा। ये कहते हुए वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। वर्षा भी वहाँ से चली जाती है। ऐसे जो कोई भी खाने के लिए देते थे उनके लिए कोई ना कोई काम करके देती थी वर्षा। ऐसे उसके दिन गुजरते थे। ऐसे ही एक दिन वर्षा भाग में खेलते वक्त उसे वहाँ पर एक 5 रुपए का सिक्का मिलता है। वो लेकर कुछ भी खरीदने के लिए दुकान में जाती है, लेकिन वहाँ पर किसी को लॉटरी बेचते हुए देखकर इन 5 रुपयों से वैसे भी मेरा पेट नहीं भरने वाला है, इसलिए लॉटरी ही खरीद लेती हूँ। किस्मत अच्छी हुई तो ढेर सारे पैसे आएंगे। ये सोचते हुए वो 5 रुपए वाले टिकट खरीदकर घर जाती है वर्षा। अगले दिन सुबह ओए वर्षा, क्या तुमने कल कोई लॉटरी खरीदी थी? वहाँ पर जीतने वालों का नाम बता रहे हैं, जाओ। वहाँ पर जाकर देखा तो उसकी 5 रुपए की लॉटरी में से उसे 1000 रुपए की लॉटरी लगती है। वो लेकर काफी खुश हो जाती है वर्षा। इन पैसों से मैं कुछ दिन अच्छे से गुजर सकती हूँ। भूखे परेशानी के बिना और एक नया गाउन भी खरीद लेती हूँ। ये पुराना वाली फट गई है। इतने में बहुत तेज बारिश होने लगती है। सब अपने अपने घर भाग जाते हैं। ऐसे वर्षा भी भागते हुए बस स्टॉप में जाती है। चिंटू, जल्दी से आओ बेटा, बारिश हो रही है, अगर भीग गए तो सर्दी लग जाएगी। जल्दी से आओ बेटा। वो देख रही वर्षा, अगर मेरे माँ बाप होते तो आज वो भी मुझे ऐसे ही देख लेते, लेकिन मैं तो एक अनाथ बन गई हूँ। ये कहते हुए दुखी होती है वर्षा। इतने में वहाँ से खिलौनों की टोकरी लेकर जा रहा एक बूढ़ा आदमी। बारिश हो रही है, इसीलिए उस बस स्टॉप में जाकर रुकता है। वहाँ पर बारिश में भीगी हुई वर्षा को देखकर अचानक से बेहोश हो जाता है। वो देख रही वर्षा भागकर उसके पास जाकर, अयो दादाजी, उठिए, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी है ना? ये कहते हुए पास में खड़े लोगों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल में ले जाती है वर्षा। वहाँ पर डॉक्टर्स ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले बिल देने के लिए कहते हैं, लेकिन वर्षा के पास उतने पैसे नहीं थे, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर साहब, आप तो मेरी परिस्थिति के बारे में जानते हो ना। मेरे पास सिर्फ ये 1000 रुपए है, पहले ये लेकर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर लो। ठीक है वर्षा, लेकिन ये पैसे काफी नहीं है, तुम्हें और पैसे लेकर आने होंगे। तुम जब जब मेरे घर में काम करने के लिए आती हो, इसीलिए भरोसा कर रहा हूँ तुझ पर। ये कहकर ज्वाइन कर लेते हैं डॉक्टर। क्या करूँ,
कुछ समझ में नहीं आता वर्षा को। तभी एक छोटा बच्चा वहाँ पर आकर उन खिलौनों में से एक लेकर, दीदी, ये खिलौना कितने का है? ये मुझे बहुत पसंद आया है। वो देख रही वर्षा, डॉक्टर साहब, मैं बाकी के पैसे दे दूंगी। अब दादाजी का इलाज शुरू कर दो, अभी आ जाऊंगी। ये कहते हुए उस खिलौनों की टोकरी में से सारे खिलौने लेकर हॉस्पिटल के आसपास में सभी जगह जाकर बेच कर आती है। ऐसे शाम तक सारे खिलौने बेचकर पैसे जमा करके डॉक्टर साहब के पास जाती है। आओ वर्षा, आओ। दादाजी साहब को देखो, कितने स्वस्थ हो गए हैं। कुछ दिन इन दवाइयों के इस्तेमाल करने से ठीक हो जाएंगे। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने सगे दादा की तरह ख्याल रखना इनका। अगर वो सच में मेरा दादाजी होते तो बहुत अच्छा होता डॉक्टर साहब। ये कहते हुए डॉक्टर के हाथ में पैसे रखकर रोते हुए बाहर चली जाती है वर्षा। तब जो कुछ भी हुआ सारी बात उस बूढ़े आदमी को बताता है डॉक्टर, और वो एक अनाथ है ये बात भी कहते हैं। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी वर्षा को अंदर बुलाकर, मेरे लिए तुमने इतनी मुसीबत उठाई है बेटा। मैं तुम्हें उस बारिश में भीगते वक्त ही देखकर तुम्हें अपने साथ ले जाने की इरादा किया था, लेकिन इतने में ही ये सब हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है बेटा। ऐसे मत कहिए दादाजी, आप उम्र में काफी बड़े हैं। तो क्या अब तुम मेरे साथ रहोगी? मैं तुम्हें अपनी सगी पोती की तरह देख लूंगा। आपको मुझे ये मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाना होगा। मैं तभी आऊंगी। अब आपको इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं संभालूंगी ये व्यापार। वो बातें सुनकर हंसते हुए वर्षा को पास बिठा लेता है वो बूढ़ा आदमी। कोई नहीं है कहकर हमेशा दुखी हो रही वर्षा को अपने दादाजी मिलते हैं। उसके बाद से उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी। पकड़पुर नाम के गांव में लक्कन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी मनी के साथ मिलकर रहता था। उनके 2 बच्चे हैं, जय और जया। लक्कन का लकड़ियों का व्यापार है। वो गांव के छोटे से घर में रहते हुए लकड़ियों का व्यापार से होने वाली कमाई से अपना घर चलाता था। लकड़ियों के लिए हर रोज जंगल में जाकर आता था। ये ऐसा था और लक्कन की पत्नी घर में रहकर घर के सारे काम करने के बाद मिट्टी से मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचती थी। ऐसे जो भी है उसी में खुश रहते थे सारे परिवार वाले। ऐसे खुशी से रहने वाले परिवार में एक बीमारी अपना घर बनाती है और वो एक संक्रामक बीमारी होने की वजह से लक्कन से मनी तक पहुंचती है और दोनों की मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। दीदी, मुझे भूख लगी है और खाने देने के लिए ना तो माँ और ना ही पिताजी है। ये कहते हुए रोना शुरू कर देता है जय। रोना बंद करो जय, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये कहते हुए नीचे ऊपर गिरते पड़ते जैसे तैसे करके खाना बनाकर अपने भाई को खिलाती है जया। अगले दिन से अपनी माँ से सीखे हुए मिट्टी के खिलौने के काम को आगे बढ़ाती है जया। दीदी की मेहनत देखकर जय भी उस काम में अपनी दीदी की मदद करता है। ऐसी बड़ी मुसीबत से खिलौने बनाने के बावजूद भी उनसे खरीदने के लिए कोई भी नहीं आते थे। ऐसे कुछ दिन बाद, चाचा जी, हमारे बनाए हुए मिट्टी के खिलौने खरीद लो, हमें खाए हुए 2 दिन हो रहे हैं। अगर ये भीग जाए तो हमारे खाने के लिए पैसे इकट्ठा होंगे। तुमसे खिलौना खरीदे? तुम्हारे माँ बाप किसी संक्रामक बीमारी की वजह से मरे थे। अगर यहाँ से कुछ लिया तो वो बीमारी मुझे भी लग जाएगी। हो, तुम सही कह रहे हो।
अगर वो बीमारी इन दोनों की वजह से गांव में भी फैल गया तो? ऐसे बातें करते हुए सारे गांव वाले मिलकर दोनों बच्चों को गांव से बाहर निकल देते हैं। दीदी, अब हम क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? हमारे पास सिर्फ एक घर था, अब वो भी नहीं है। बेचारी जया भी छोटी बच्ची है, इसलिए उसे अपनी भाई से क्या कहना कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद जंगल की ओर चलते हुए जाते हैं। इतने में वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रहे थे। जय, लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है, चलो जाकर उनकी मदद करते हैं। ये कहते हुए दोनों भागते हुए जाकर देखते हैं वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपने लकड़ियों के साथ घिरा हुआ था। अयो दादाजी, आपको चोट तो नहीं लगी है ना? रुकिए, हम आपकी मदद करते हैं। ये कहते हुए उन्हें ऊपर उठाकर जैसे तैसे करके दोनों भाई बहन उन लकड़ियों को उठाकर उस बूढ़े आदमी को घर तक लेकर जाते हैं। यही मेरा घर है बच्चों, लकड़ियाँ यहाँ पर रख दो। तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन इस जंगल में क्या कर रहे हो? रास्ता खो गए हो क्या? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है? हमारे कोई माँ बाप नहीं है, हम अनाथ हैं। हमारे पास एक घर था, वो भी गांव वालों ने छीनकर गांव से निकल दिया हमें। ये कहते हुए सारी बात बताती है जया। वो बातें सुनने के बाद तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है बच्चों, तुम यहाँ पर रह सकते हो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पहले ये फल खा लो, काफी भूख लग रहे हो। ये कहते हुए उनके हाथों में फल रखते ही वो दोनों जल्दी जल्दी खा लेते हैं। वो देखकर उन पर तारस आता है उस बूढ़े आदमी को। ऐसे वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन सुबह दोनों बच्चे सुबह सुबह उठकर मिट्टी के खिलौने बनाने लगते हैं। फिर से ये काम क्यों कर रहे हो बच्चों? इस घर में आराम से रह रहे हो ना? हमें सिर्फ यही एक काम आता है दादाजी, ये खिलौने बनाकर बेचकर पैसे कमाकर अच्छे से पढ़ना है हमें और अच्छी सी नौकरी करना है। ये हमारी माँ बाप की ख्वाहिश थी दादाजी। आप भी ऐसे हमारा कब तक ख्याल रख सकते हो? हम भी तो आपको कुछ देना होगा। ये खिलौने बेचकर पैसे देंगे। वो बातें सुनकर बच्चों की अच्छाई को समझकर माँ बाप के प्रति उनके प्यार को महसूस करता है वो बूढ़ा आदमी। ठीक है, तुम लोग खिलौने तो बहुत अच्छे बना रहे हो। तुम्हारी पसंद का एक अच्छा घर बनाओ और वहाँ पर काम करने के लिए कुछ नौकर, ट्यूशन के लिए टीचर्स, तुम्हें जो कुछ भी आता है सब बना दो, बस सुंदर लगना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है कहकर दोनों बच्चे मिट्टी से एक बहुत सुंदर घर बनाते हैं। देखने में भी काफी खूबसूरत था। वैसे ही थोड़े बहुत इंसानों के रूप भी बना लेते हैं। वो सब देखकर बूढ़ा आदमी, मैं एक जादूगर हूँ बच्चों, काफी सालों से इस जंगल में रह रहा हूँ। मुझे तुम दोनों की अच्छाई काफी पसंद आई है, इसीलिए ये घर मैं तुम्हें इनाम में दे रहा हूँ। इस घर में तुम्हें भूख लगते ही लालिश खाना तुम्हारे बनाए हुए ये मिट्टी के खिलौने बनाकर देंगे और तुम लोगों यहाँ पर आराम से रह सकते हो। ये ट्यूशन टीचर वाला खिलौना तुम्हें पढ़ाएगा। ये कहते हुए उन्हें उस मिट्टी के घर के आकार जितने बना देता है वो बूढ़ा आदमी। तुम लोगों अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पहले जैसे अपने आकार में आ जाओगे, तब तक आराम से इसमें रहकर पढ़ाई करो। ये कहते हुए उन्हें उस घर में बेचकर उनकी पढ़ाई खत्म होने तक उन खिलौनों में जान डाल देता है वो जादूगर।